नमस्ते बच्चों, आज हम देख रहे हैं उमंग भाग 1 कक्षा 9वीं का चौथा पाठ, तुम कब जाओगे अतिथि। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कहा गया है तुम कब जाओगे अतिथि। पेज नंबर 17। तुम कब जाओगे अतिथि। अतिथि का मतलब होता है गेस्ट या तो मेहमान। ठीक है, तो यहाँ पर मेहमान को कहा गया है कि आप कब जाओगे। ठीक है बच्चों, तो इसके रचनाकार है शरद जोशी। ठीक है, तो हम इनका परिचय देखेंगे। शरद जोशी का जन्म सन 1931 में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक ये सरकारी नौकरी में रहे, फिर उन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन की करने लगे। व्यंग उपन्यास, व्यंग साहित्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक है। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लिया, तिलस्म, राह किनारे बैठे, दूसरी सतह, प्रतिदिन, दो व्यंग्य नाटक है, अंधों का हाथी और एक था गधा। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से बचा नहीं सकता। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लेखक के बारे में बताया गया है। जैसे कि हम बोल सकते हैं इस लेसन के यानी रचनाकार है शरद जोशी। इनका जन्म जो है सन 1931 में हुआ है। ठीक है बच्चों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। इनका स्वभाव है धर्म, अध्यात्मक, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण आदि विषय पर पैनी नज़र रखने वाले व्यक्ति। समाज में पाए जाने वाली विसंगतियों पर भी इनकी सोच है। भाषा शैली अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरे और हास परिहास के हल्के स्पर्श से रचनाओं में रोचकता रखते हैं। व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग साहित्य को प्रतिष्ठा देना इनका यानी काम है। ठीक है, रचनाएं, इनकी रचनाएं कौन सी है? परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लिया, तिलस्म, राह किनारे बैठे, दूसरी सतह, प्रतिदिन, अंधों का हाथी, एक था गधा। ठीक है बच्चों, तो ये इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद हम प्रस्तावना प्रसंग देखेंगे। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। हमारे देश में कहा जाता है मेहमान जो होता है हमारा वो हमें कैसे होता है? बहुत ही प्यारा होता है। हमारे जान से भी, हमारे यानी हृदय से हम उसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, बहुत सत्कार करते हैं। बाजू में हमें एक चित्र दिया गया है जहाँ पर लिखा है तुम कब जाओगे अतिथि, यहाँ अच्छा लगता है ना। यानी बाजू में जो फोटो दिया गया, आपको इमेज दिया गया, उसमें एक इंसान है जो बोल रहा है तुम कब जाओगे, मेहमान को बोल रहा है। ठीक है, और मेहमान बोल रहा है यहाँ अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए जो पढ़ेंगे। मेहमा से क्या तात्पर्य है? ठीक है बच्चों, मेहमा से क्या तात्पर्य है? मेहमा से तात्पर्य है 4 दिन का, है ना। क्या है तात्पर्य? 4 दिन का। गीत पंक्तियों और चित्र के भाव की तुलना कीजिए। गीत के पंक्तियों के अनुसार मेहमान जान से प्यारा होता है, वह जो पहले अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए। चित्र के भाव में यह लगता है कि बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और जाने का नाम नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों न पड़े।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई मेहमान ऐसे होते हैं जो बिना बोले आते हैं और 4 दिन तक यानी रुक जाते हैं। मेहमान जो होता है वो 2 दिन में 1 दिन में चले जाए तो अच्छा दिखता है, मगर ज़्यादा दिन रहता है तो वो हमको क्या होता है, हमारे सर पर बैठे जैसा दिखता है, मुसीबत जैसे दिखता है। ठीक है बच्चों, हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्या आज भी मेहमान को जान से प्यारा माना जाता है? तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, आजकल के व्यस्त जीवन में सब लोग हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। ऐसी हालत में मेहमान की देख रेख करना मुश्किल काम है, इसलिए हम पूरी तरह से मेहमानी करने में सफल नहीं रहेंगे। इसलिए मेहमान को जान से प्यारा मानना हमारे लिए थोड़ा कठिन लगेगा। ठीक है बच्चों, आजकल क्या है, सभी लोग अपने कामों में बहुत व्यस्त रहते हैं, तो मेहमानों को हम उतना टाइम नहीं दे सकते हैं, तो मेहमान नवाजी में थोड़ा कमी रह जाती है। तो हमें उतना पसंद नहीं है कि कोई हमारे घर में ज़्यादा दिनों तक रुके। ठीक है बच्चों, उसके बाद पेज नंबर 18 पर हम देखेंगे। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कोई अतिथि उनके घर में आया है जो चौथे दिन तक रुका है। ठीक है, आगमन के चतुर्थ दिवस पर, मीन्स आए बाद कितने दिन हुए उनको, 4 दिन हो गए हैं। चौथे दिन में लेखक के मन में क्या हो रहा है, प्रश्न घूमड़ रहा है, मीन्स बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि मेहमान आप कब जाओगे। ठीक है, तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लेखक जो है अपने अतिथि से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि अतिथि जो है वो क्या कह रहे हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जहाँ पर लेखक कह रहे हैं, तुम जहाँ बैठे हो निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो। अतिथि बोल रहे हैं, यानी लेखक बोल रहे हैं, अतिथि तुम जहाँ बैठे हो वहाँ पर बिना कोई यानी इसका बिना कोई संकोच किए, बिना कोई बुरा माने तुम सिगरेट का धुआं यहाँ पर फूंक रहे हो, सिगरेट पी रहे हो। उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, जहाँ तुम सिगरेट पी रहे हो उसके सामने कैलेंडर है, वहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। मीन्स ये कैलेंडर की जो तारीखें है वो तुमको दिखाई दे रही है ना। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। मैं जानबूझकर तुम्हें दिखाकर कैलेंडर की तारीखें क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो यह चौथा दिन है। अगर तुम्हें समझ में आता है, हिसाब लगाना आता है, तो आज तुम्हारा आए हुए कितना कौन सा दिन है, चौथा दिन है। तुम आकर 4 दिन हुए। तुम्हें सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, तुम्हारे यानी मेहमान नवाजी का भारी दिन है, चौथा दिन है, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। मगर तुम्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम जाना चाहते हो। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुकते। यहाँ पर कहा गया है, लाखों मील जब यात्रा करते हैं एस्ट्रोनॉट, तो वो भी इतना देर यात्रा करने के बाद चांद पर नहीं रुकते जितना दिन तुम मेरे घर में जमे हो, जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर में आए हो। वो कह रहे हैं तुम यानी एस्ट्रोनॉट भी इतना यानी टाइम चांद पर नहीं रुकते लंबी यात्रा करने के बाद, मगर तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर में क्या हो, बैठे हुए हो।
तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके हो। तुम क्या कर चुके हो, तुम्हारे जो चरणों की, पैरों की जो छाप है मेरे घर में पूरी तरीके से छोड़ चुके हो। तुम्हें एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने एक अंदर का जो होता है एकदम पास ही संबंध तुमने क्या कर लिया, मुझसे स्थापित कर लिया है, मुझसे अच्छे से घुल मिल गए हो। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेजंगी चट्टान देख ली। तुमने मेरी जो परेशानी है पैसों की वो भी तुमने देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो। तुमने यानी क्या है, मेरी लाइफ के बारे में, मेरे जीवन में कैसे चल रहा है सब तुम जान चुके हो। अब तुम लौट जाओ। अब क्या करो, तुम अपने घर वापस चले जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय है, यह क्या है, सही समय है तुम्हें घर वापस जाने का। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? क्या तुम्हें तुम्हारे घर की याद नहीं आ रही है? ये सही समय है तुम घर जाने का। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी में से तुम्हारा घर नहीं बुला रहा है? ऐसा लेखक यहाँ पर कह रहे हैं। उसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। जिस दिन तुम आए, लेखक यहाँ पर कह रहे हैं अतिथि, जिस दिन तुम आए मुझे अंदर से अलग ही यानी खुशी हुई कि चलो कोई आया है। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। अंदर क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर मेरा जो मनी पर्स है वो कांप रहा था। मुझे डर लग रहा था अभी मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसके बावजूद भी एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते किया था। वो कह रहे हैं अंदर ही अंदर मेरा जो बटुआ था पैसे का वो कांप रहा था कि अभी मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसके बावजूद मैं तुम्हें स्नेह भरी यानी प्रेम से मुस्कुराहट करते हुए तुम्हारे गले लगा और मेरे पत्नी ने तुम्हें क्या किया, सादर प्रणाम किया। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग की डिनर में बदल दिया था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हमारा जो नॉर्मल खाना होता है, रात का जो हमारा सादा खाना होता है, तुम्हारे आने से हमने उसे क्या बना दिया, डिनर बना दिया। उच्च वर्गीय यानी मध्यम वर्ग का खाना वो खाते हैं, मगर अतिथि के लिए बोल के उन्होंने उच्च वर्गीय का खाना बनाया, डिनर में बदल दिया। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। अगर अतिथि तुम्हें याद होगा तो 2 सब्जियों के अलावा हमने तुम्हारे लिए मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। लेखक को आशा थी कि अभी तो हम लोग खिला रहे इन्हें, शायद इस कल सवेरे मॉर्निंग ट्रेन से चले जाएंगे और उनके मन में रहेगा कि चलो लेखक ने उन्हें यानी इतना अच्छा खाना खिलाया, एक शानदार छाप उनके मन में लग जाएगी कि इतने अच्छे तरीके से हमने उनकी मेहमान नवाजी की। पर ऐसा नहीं हुआ। पर लेखक कह रहे हैं पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। दूसरे दिन भी क्या हुआ, तुम अपनी अतिथि भरी यानी सुंदर सी मुस्कान लेकर वैसे ही हमारे घर में जमे रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। हमारे मन में खुशी नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो दुख था वो हम लोगों ने पी लिया और तुम्हारे सामने हंसते रहे, खुश रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमें फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। ठीक है, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि रात में जो यानी हमने तुम्हारे लिए इतना अच्छा डिनर किया था, वो सब से उतरने के बाद हमें फिर से लंच की तैयारी करनी पड़ी और शाम को हमने तुम्हें एक सिनेमा भी दिखाया आपके लिए, यानी सत्कार के लिए हमने आपको दोपहर का भोजन लंच में तब्दील किया, लंच के जैसा बनाया, यानी कुछ अलग तरीके से बनाया और रात में आपको सिनेमा भी दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर था। हमारे सत्कार का लेखक कह रहे हैं कि हमारे यानी जो सत्कार था, जो मेहमान नवाजी का था, ये आखिरी छोर था, यानी आखिरी तरीका था जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े, जिससे आगे हम और कोई चीज़ के लिए नहीं बढ़ सकते थे। यह हमारा आखिरी तरीका था मेहमान नवाजी का। उसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। लेखक को लगा अभी ये होने के बाद शायद थोड़ा दुख भरा सीन आएगा और अतिथि यहाँ से चले जाएगा।
जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। लेखक को लगा कि शायद अभी तो भी अतिथि चले जाएंगे, इन्हें हम विदा करके स्टेशन तक छोड़ के आएंगे, मगर अतिथि ने वैसा नहीं किया। अभी भी अतिथि उनके घर में क्या हुए, जमे रहे। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे समीप्य की वेला एकाएक यो रबर की तरह खींच जाएंगी, इसका मुझे अनुमान था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं तीसरे दिन जब मॉर्निंग हुई तो उन्हें लगा शायद अभी ये जाएंगे, मगर उन्होंने कहा अतिथि ने कि मुझे धोबी चाहिए, मुझे कपड़े देने हैं धोबी को। जैसे ही इन्होंने ये सुना तो उन्हें और गुस्सा आ गया, है ना। उनको यानी अंदर से बहुत बुरा फील हुआ कि ये कैसा इंसान है ना। और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था इनके रुकने का जो तरीका है, ये रबर के जैसा यहाँ पर तन जाएंगे, खींच लेंगे, है ना। और इसका मुझे अनुमान नहीं था, यानी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि तुम ऐसे मेरे घर में टिक जाओगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव, यानी लेखक को हमेशा, यानी पहली बार ऐसा फील हुआ कि हमेशा मेहमान जो है सदैव भगवान का रूप नहीं होते, कभी कभी राक्षस भी होते हैं, मीन्स शैतान भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 18 पर देखेंगे। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन में एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। ठीक है बच्चों, उन्होंने कहा कि किसी लॉन्ड्री में दे देते हैं कपड़े, है ना। अतिथि जो थे उन्होंने कहा कि किसी लॉन्ड्री में हम कपड़े दे देते हैं। तो लेखक को लगा शायद इन्हें जल्दी जाने का है, इसलिए वो कह रहे हैं कि लॉन्ड्री में कपड़े दे देते हैं। तो उनको एक आशा जगी कि शायद अभी अतिथि जाना चाहते हैं। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं। उन्होंने कहा कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं। लेखक ने भी उनको लेके चले गए। मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। उन्होंने अपनी नॉर्मल जो बनियान होती है उस पर एक कुर्ता डाला और उनके साथ चले। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। लेखक की वाइफ ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो। तो लेखक ने जवाब दिया, इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं। मैंने कहा ठीक है। लेखक ने कहा कि इनके जो कपड़े हैं वो लॉन्ड्री में देने जा रहा हूँ। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। ठीक है, लेखक की जो पत्नी थी उनकी आंखें जो हो गई एकाएक बड़ी हो गई, मीन्स गुस्से में उन्होंने आंखें बड़ी कर ली। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर दी थी। लेखक ने कहा है कुछ साल पहले इनकी ऐसी ही बड़ी बड़ी आंखें देखकर मैंने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर ली, मीन्स मैंने उनसे शादी कर ली थी। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है, मगर जब गुस्से से वो आंखें बड़ी होती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरा मन छोटा होता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। उनकी पत्नी की जो आंखें थी वो बड़ी बड़ी हो रही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये अतिथि और कहीं ज़्यादा दिन तो नहीं ठहरेगा। और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि, तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुल कर आ गए और तुम यही हो। लेखक ने फिर कहा है, फिर लेखक के साथ ऐसा हुआ कि जो कपड़े हैं वो लॉन्ड्री से धुल कर आ गए, मगर फिर भी अतिथि जा नहीं रहा है। तो लेखक मन में सोच रहा है, अतिथि तो अभी तक तुम यहीं पे हो, तुम्हारे कपड़े लॉन्ड्री में से धोकर आ गए, फिर भी तुम जाने का नाम नहीं ले रहे हो। तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो। यानी जिस बेड पर तुम सोए थे, लेखक कह रहे जिस बेड पर अतिथि सोए थे उसके वजह से उनके यानी शरीर की पूरी सलवटे उस चादर पर पड़े थे, पूरे निशान पड़े थे। वो चादर तक उन्होंने चेंज करने यानी कर दी है, मगर अतिथि अभी भी नहीं जा रहे हैं। तुम्हें देखकर फुट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है ना बच्चों। अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आते तो हम लोग उनके साथ 2 दिन अच्छा रहेंगे, है ना, मगर कुछ तीसरे दिन हमको भी बोर होगा। हाँ, और जो हंसने की यानी हंस के हम लोग उनसे बात करते हैं, उस हंसी में भी थोड़ा फीकापन आ जाता है। वो जो आनंद हमें पहले दिन होता है वो आनंद हमें तीसरे चौथे दिन नहीं होता है। तो लेखक के साथ भी यही हो रहा था। उनकी जो हंसी है, जो हमेशा वो खुशी से हंसते थे, पहले दिन जैसे हंस के उनसे मिले थे, वो हंसी कहीं कमी हो रही थी, है ना, फीकी पड़कर लुप्त हो गई थी, यानी कहीं छुप गई थी।
ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। यानी जो बड़ी बड़ी बातें कर कर वो लोग हंसते थे, ठहाके लगाते थे, हंसते थे, वह भी उस कमरे में नहीं दिखाई दे रहे हैं। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर छुप पड़ी थी। यानी जिस टॉपिक पे उन लोग हमेशा बात करते थे, 2 दिन से बात कर रहे थे, है ना, तो वो सब बातें भी ख़त्म हो गई थी। बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। अब ना वो बात करना चाहते हैं ना लेखक बात करना चाहते हैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ। कल से लेखक क्या करे, उपन्यास पढ़ रहे हैं और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो और जो अतिथि है वो फिल्मी जो पत्रिका होती है वो पलट पलट कर रीड कर रहे हैं। शब्दों का लेन देन मिट गया है। यानी बात करने, चर्चा करने का विषय जो है वो ख़त्म हो चुका है। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। ठीक है, उन्होंने जो भी टॉपिक्स है ये पूरे टॉपिक्स पे उन्होंने चर्चा कर लिए और अभी उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं बात करने के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पुरानी यानी जो लड़कियाँ थी, जो यानी उनके प्रेमिकाएँ थी, उनके बारे में भी उन्होंने बात कर ली है ना। और अभी उनके पास कोई भी यानी बात करने के लिए यानी जिक्र ही नहीं है। दोनों के बीच में यानी चुप्पी सी चाहिए। सौहार्द अब शने शने बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। जो यानी उत्साह था वो आने से अभी क्या हो रहा है, बोर हो गए एक दूसरे से, अभी बोरियत में वो रूपांतरित यानी कन्वर्ट हो गया है। भावनाएं गलियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है। जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस है वो क्या कर रही है, गालियों का, यानी उनकी जो भावनाएं अभी अंदर से उनको क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गाली आ रही है उनके लिए। और तुम जा नहीं रहे, मगर अतिथि क्या है, जा ही नहीं रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। वो कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ से यानी तुम्हारे अंदर का जो आत्मा है इधर चिपक गया है, गोंद से मीन्स गम से, ठीक है, गोंद से यहाँ पर चिपक गया है, पता नहीं कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। यानी मैं अपने परिवार के साथ ये सब चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे। लेखक के मन में बार बार यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि पता नहीं ये अतिथि कब जाएगा। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेंगी, बनाओ। ठीक है, पत्नी ने पूछा ये तुम्हारे जो मेहमान है कब तक यहाँ पर रहेंगे। तो लेखक को तो पता नहीं था, तो लेखक ने अपने दोनों कंधे ऊपर उठाकर कहा कि पता नहीं कब तक रहेंगे। ठीक है, तो पत्नी ने कहा आज तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ। तो लेखक ने कहा हाँ हाँ बनाओ, थोड़ी हल्की रहेंगी। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। जो यानी मेहमान नवाजी थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। डिनर से चले थे खिचड़ी पर आ गए। डिनर पे यानी डिनर का जो उन्होंने किया था, अच्छा खान पान उनके लिए बनाया था, अभी वो सीधा खिचड़ी पर आ गए थे। अभी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। अगर अभी भी यानी आप अपना बोरिया बिस्तरा नहीं बांधते हो, नहीं जाते हो, तो जो खिचड़ी है अभी खिचड़ी से हमें क्या उपवास पर आना पड़ेगा, मीन्स फास्टिंग रखनी पड़ेगी। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। लेखक कह रहे हैं जो अतिथि है और लेखक के जो संबंध है वो अलग से बदलाव से गुजर रहे हैं। यानी जो उनका पहले प्रेम संबंध था अभी वो चेंज हो रहा है, वो गुस्से में तब्दील हो रहा है। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। यहाँ पर लेखक कह रहे ये तुम्हारा सही टाइम है जाने का, प्लीज़ चले जाओ अतिथि, प्लीज़ जाओ ना, चले जाओ ना, ये सही समय है, ऐसा यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 20 पर तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलना तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। लेखक कह रहे हैं तुम्हें यहाँ पर अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ, है ना, आपको यहाँ पर हमारे घर में अच्छा लग रहा है, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ पर हमेशा अच्छा ही लगता है। अगर बस चलता तो क्या होता, सभी लोग दूसरों के घर में जाकर ही रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है। अपने घर की महत्ता के
गीत इसी कारण गाए गए हैं। लोग यानी इसी वजह से अपने घर का गुणगान हमेशा गाते रहते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा दिन दूसरों के घर में नहीं रह सकते। होम को किसी कारण स्वीट होम कहा गया है। होम को यानी होम को कोई रीज़न है जिससे स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। इसलिए कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की जो स्वीटनेस है उसे यानी ख़राब ना करने को दौड़े। ठीक है बच्चों, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। लेखक कह रहे हैं ठीक है अतिथि, तुम्हें ये तो समझना चाहिए, हमारी शराफत की थोड़ी यानी कदर करनी चाहिए कि हम तुम्हें इतना दिन तक यानी इतना अच्छे से देख रहे हैं। तुम भूल जा रहे हो कि गेट आउट भी एक वाक्य होता है जो बोला जा सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पारा देखेंगे। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजयमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की पड़ी किरण होंगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लेखक कर रहे रात भर तुमने इतने घुराटे मारे हैं, पूरा गाना गाया है घुराटों का। अब दूसरे दिन की यानी 5वें दिन की जो सूरज की किरण गिरेंगी तुम्हारे ऊपर, शायद उस किरण को देखकर तुम्हारे मन में आशा पड़ेगी और तुम अपने घर लौट जाओगे। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मान पूर्व निर्णय ले लोगे। ऐसा लग रहा है कि शायद 5वें दिन की जो सूरज की किरण है तुम्हारे मन में आएंगी और वो तुम्हारे गालों को चूमेंगी और शायद तुम्हें कहेंगी चलो अब हम अपने घर चले, और शायद तुम घर जाने का अपना सम्मानपूर्वक निर्णय लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। मेरे यानी पेशेंस की, सहनशीलता मीन्स सहने की वो सुबह होंगी, अंतिम सुबह होंगी। ठीक है, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा, लड़खड़ा जाऊँगा। वो कह रहे हैं कि उसके बाद मैं खड़ा नहीं रह पाऊँगा, लड़खड़ा जाऊँगा, मैं से गिर जाऊँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मेरे गेस्ट, मेरे मेहमान, मैं जानता हूँ जो अतिथि है वो क्या होता है, भगवान होता है, देवता होता है, मगर मैं भी कोई भगवान नहीं, मैं एक इंसान हूँ, मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह कैसा कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं हूँ। और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। और यहाँ पर उन्होंने कहा है मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ, और एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। वो कह रहे हैं मैं कोई तुम्हारे जैसा देवता नहीं हूँ, और देवता और मनुष्य ज़्यादा देर साथ में नहीं रहते। देवता क्या करते हैं, देवता दर्शन देते हैं और लौट जाते हैं। तुम लौट जाओ अतिथि, वो कह रहे हैं लेखक, अतिथि को तुम लौट जाओ, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। इसी में क्या रहेगा, तुम्हारी जो भगवान की ये है छाप है वो उसी में अच्छी रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे तो उसके पूर्व तुम लौट जाओ। मैं अपनी वाली पर उतरूँ यानी गुस्से में आकर तुमको भगा दूँ, उसके पहले ही प्लीज़ तुम चले जाओ अतिथि। उफ़ तुम कब जाओगे अतिथि, उफ़ तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक यानी इस अतिथि से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि इस अतिथि को आकर 4 दिन हो गए हैं, और 5वें दिन लेखक सोच रहा है कि शायद आज तो भी अतिथि चले जाएगा, मगर अतिथि नहीं जा रहा है। उस वजह से लेखक बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है और बार बार वो सोच रहा है कि अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि तुम कब जाओगे। बहुत ही अच्छा लेसन है बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया गया। हमारे घर में भी कभी कभी ऐसा होता है, अगर कोई मेहमान ज़्यादा दिन तक हमारे घर में टिक जाता है तो हमारी जो प्राइवेसी है वो ख़त्म हो जाती है ना, हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और वो यानी जो मिलने की खुशी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो सेम लेखक के साथ भी इस तरीके से कुछ हुआ है जो उन्होंने इस पार्ट में दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको इस पार्ट का अर्थ बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। धन्यवाद।